सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं, लेकिन गैस डिपो के बाहर लोगों की लंबी कतार लग चुकी है। किसी के हाथ में खाली सिलेंडर है तो किसी के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, आज गैस मिलेगी या फिर खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। नेपाल में एलपीजी गैस की कमी ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। घरों में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, होटलों और छोटे व्यवसायों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर नेपाल में गैस की ऐसी कमी क्यों हुई? नेपाल अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, यानी गैस की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर से आता है। और जब इस सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचने लगता है। हाल की समस्या में सिर्फ सप्लाई ही जिम्मेदार नहीं थी, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण सिलेंडर सर्कुलेशन। जब कुछ समय के लिए कम मात्रा में गैस भरकर सिलेंडर दिए गए तो कई सिलेंडर कंज्यूमर्स के घरों में ही रह गए। नतीजा, पुराने सिलेंडर समय पर डिपोट तक वापस नहीं पहुंचे और नए भरे हुए सिलेंडर बाजार में पहुंचने की रफ्तार प्रभावित होने लगी। यानी समस्या सिर्फ गैस की नहीं थी, समस्या थी गैस को लोगों तक पहुंचाने वाले पूरे सिस्टम की। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर सप्लाई जारी है तो फिर लोग घंटों लाइन में क्यों खड़े हैं? यहीं पर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की कमजोरी सामने आती है। नेपाल में एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित है। इसका मतलब है अगर सप्लाई चेन में थोड़ी देर के लिए भी रुकावट आए तो बाजार में उसका असर बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है। और फिर शुरू होता है पैनिक बाइंग। जब लोगों को खबर मिलती है कि गैस नहीं मिल रही तो जिनके घर में अभी गैस है वे भी दूसरा सिलेंडर लेने लगते हैं। डिमांड अचानक बढ़ती है लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती और फिर लंबी लाइनें, खाली सिलेंडर, अफवाहें और महंगे दाम पर गैस मिलने की शिकायतें। लेकिन इसका असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहता। सोचिए, एक छोटा रेस्टोरेंट है, अगर उसके पास एलपीजी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? ग्राहक को खाना कैसे मिलेगा? और अगर समस्या कई दिनों तक चलती रही तो उसका खर्च आखिर कौन उठाएगा? यानी गैस की कमी सिर्फ किचन की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे छोटे व्यवसायों और आम लोगों की जेब पर भी असर डाल सकती है। लेकिन इस संकट ने नेपाल के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, नेपाल कब तक एलपीजी पर निर्भर रहेगा? नेपाल के पास एक बड़ा ऑल्टरनेटिव है, हाइड्रो पावर। अगर बढ़ती बिजली उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कुकिंग में भी बड़े पैमाने पर किया जाए तो इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकिंग के जरिए एलपीजी डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। हर परिवार के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदना आसान नहीं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक जैसी नहीं और लोगों की कुकिंग हैबिट्स बदलने में भी समय लगेगा। इसलिए एलपीजी को तुरंत खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उस पर डिपेंडेंस कम करना जरूर संभव है। अब सवाल ये है, भविष्य में क्या होगा? अगर सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत नहीं किया गया तो अगली बार संकट आने पर फिर वही तस्वीर दिखाई दे सकती है, लंबी लाइनें, खाली सिलेंडर, परेशान परिवार। लेकिन अगर नेपाल ने इस संकट से सबक लिया, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारा और इलेक्ट्रिसिटी को कुकिंग का बड़ा ऑल्टरनेटिव बनाया तो शायद आने वाले समय में नेपाल को हर बार एलपीजी संकट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गैस की ये कमी सिर्फ एक सिलेंडर की कहानी नहीं है, ये कहानी है नेपाल की एनर्जी डिपेंडेंस की। आज सवाल है, गैस कब आएगी? लेकिन आने वाले वर्षों में शायद असली सवाल ये होगा, क्या नेपाल को तब भी इतनी गैस की जरूरत होगी? क्योंकि संकट खत्म होना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। कभी कभी संकट हमें सिर्फ ये दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ छिपी हुई है। और नेपाल के लिए शायद वो कमजोरी एक खाली एलपीजी सिलेंडर के अंदर दिखाई दे रही है।